हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार एनआईएस का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, फिजिक्स का पेपर है आपका, तो फिजिक्स के लिए जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होगा एग्जाम्स को प्रिपेयर करेंगे वो सारा चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मतलब आपका सिलेबस एंड वेटेज के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, उसके साथ साथ लास्ट ईयर्स के सॉल्व पेपर्स जो कि कहीं नहीं मिलता है आप लोग को, वो केवल 1 साल का नहीं रहेगा, वो और भी है। और ये प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं, उनके सॉल्यूशन है फिजिक्स का, ठीक है। उसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए तैयार कर रखे हैं जो आप लोग के लिए काफ़ी वो रहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारे पास जो आप लोग को पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक वाइज सब चैप्टर वाइज रहेगा। एंड उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि 1 नंबर में जो क्वेश्चंस आता है ना ऑप्शंस वाला, वो भी सारा डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि कौन कैसे आप प्रिपेयर करोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। इससे पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ स्ट्रैटेजीज को समझते हैं कि कैसे आप एग्जाम्स में प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। एंड ये आपका क्लास 12th के लिए रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक देखते रहना। और पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट बाकी के जो सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं एग्जाम्स के रिजल्ट तक के लिए जो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है एग्जाम्स है, और एग्जाम्स को हम हल्के में नहीं ले सकते, कुछ ही दिनों में आपका ये पेपर्स है, ठीक है। तो आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको रिव्यू करना है। रिव्यू करने का मतलब ये होता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ाई तो कर ही रखा है, फिजिक्स सारा चीज़ें पढ़ लिया है। एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले हम क्या करते हैं कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लास्ट ईयर पेपर्स को देख के या जो भी चीज़ें हम लोग ने तैयार कर रखे हैं वो सारी चीज़ों को वापस से देखना पड़ेगा हमें कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड क्या चीज़ें हमें छूट रहा है। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मान लो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और आपको उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर वो एक बार अभी रिव्यू किया एंड आपको पता चल गया अरे यार ये तो छूट रहा था, फिर आपने थोड़ा सा उस पर चेक किया, बस वो ओवरफ्लो किए यार ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, तो आपने वो देखा एंड देन थ्योरी कम से कम लिख के आ जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार करके दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स अवेलेबल है, वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब सॉल्व पेपर करना है प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मिलता नहीं है ना इसका, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है। आप लोग के व्हाट्सअप ग्रुप में भी जा चुके हैं और टेलीग्राम पे भी है, वहाँ से आप जाके चेकआउट करना। बाकी ये आप लोग को रिकमेंडेड होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस करो। जब आप खुद पेपर्स को सॉल्व करते हो ना तो समझ में आता है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। लास्ट ईयर पेपर्स अगर सॉल्व हो जा रहा है तो ऑब्वियसली ऐसे ही पेपर अभी बन के आएगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। एनआईएस में सिलेबस का ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है उन टॉपिक्स के ऊपर जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी वेटेज के वाला हम लोगों ने एक PDF तैयार करके रखा है, वो आप चेकआउट कर लेना। अभी हम लोग दिखा भी देंगे, मैं दिखा भी दूंगा आप लोग को, और हमारी टीम ने ऑलरेडी हर जगह पे शेयर कर दिया। आपका टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो है हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी रहता है। हाई वेटेज कहने का मतलब वही है जैसे ये 6 मार्क्स के टॉपिक्स के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया, ठीक है। अब कोई नए टॉपिक्स को आप एकदम डीप डाइव नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं करना है। टोटल अवॉइडेंस कर दिया तो फिर तो वो 1-2 नंबर आ रहा होगा वो भी चला जाएगा। तो आप टोटल अवॉइड ना करके कुछ ना कुछ उसके बारे में जान लो जो चीज़ समझने लायक है। जैसे लेट से कि आपको जनरेटर के बारे में समझना है तो आप उसके बारे में समझ लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लो। अगर आप मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसमें डेरिवेशन आ रहे हैं, तो बस आप कैपेसिटर कैसे एनर्जी स्टोर करता है उसकी कुछ फॉर्मूलास याद कर लिए तो भी आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास उतना टाइम तो है नहीं कि आप मॉक टेस्ट पेपर लेके सॉल्व करो, बट हम रिकमेंड करते हैं कि एक पेपर्स जो उठा लो लास्ट ईयर का, कोई भी पिछले 4-5 सालों में से कोई एक पेपर्स उठा लो और उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आप 3 घंटे में उससे सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का होगा और पेपर होगा आपका 80 नंबर का, ठीक है। अगर आप CBSE में होगा तो सोचोगे 70 का होता है, इधर 80 का कैसे हो गया, तो 80 का ही होता है इधर, और प्रैक्टिकल का मार्क्स जो होता है वो 20 का था, ठीक है। तो 80 मार्क्स का पेपर है। अब ये 3 घंटे का पेपर अगर सॉल्व करते हो तो उस समय आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए। मतलब होता क्या है, जो पेपर्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो उसमें MCQs पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। MCQs आपको 10 मिलेगा और आपको 10 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करना चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि यार MCQs पहले आ गया, टैलेंटेड बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं सभी क्वेश्चंस के पहले वाला सॉल्व कर करके आंसर देने लगते हैं। इधर रफ वर्क करेंगे तब करेंगे और उनको आंसर पता है कि पहले वाले का B आंसर है, दूसरे वाले का D है, तीसरे वाले का C है,
तो भी आप जो है सॉल्व कर रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है। आपको बस डायरेक्टली ऑप्शंस देते जाना है, ठीक है, कि पहले का बी सही है, दूसरे का डी सही है। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। मतलब एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, 3 घंटे हैं और आपने कहीं पे भी कैसा भी टाइम यूटिलाइज़ कर दिया तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पहले से। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दिया ना मॉक टेस्ट पे, तो मॉक टेस्ट कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक लास्ट ईयर का पेपर्स उठा लो। हमने सैम्पल पेपर ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया है, वो सॉल्व कर सकते हो, बट वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट ये मॉक टेस्ट करोगे ना तो एकदम रियल पेपर्स का आपको फीलिंग आएगा कि मैं रियल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने आप लोग के लिए बहुत सारा चीज़ें प्रिपेयर किया था जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि एनआईएस के लिए इतने सारे मटेरियल्स मिलते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस एंड वेटेज जो ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल गया था, और इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो भी पर्टिकुलर है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। इसमें वेटेज वगैरह भी है, क्लास 11th के कौन से चैप्टर्स है वो सारा मेंशन है यहाँ पे, जैसे लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव फिनोमिना। तो ये सब चीज़ें क्लास 11th का आ रहा है, और कैसे कितने मार्क्स का आ रहा है वो भी आप देख सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 35 मार्क्स तक के आते हैं क्लास 11 से, और बाकी क्लास 12th का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, कैसे समझोगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। कितने कितने मार्क्स का है वो सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो वो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूरी होते हैं एग्जाम के लिए, आप प्रिपेयर करो और क्या क्वेश्चंस आएगा वो भी नहीं पता। तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगता था कि आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और हर एक चैप्टर्स से यहाँ पे इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को वेटेज हमने दे दिया, सभी जगह से इक्वल वेटेज है, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद से लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर हमने दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोगों ने डायरेक्टली आंसर लिखा है, और आंसर लिखने का भी आपका तरीका यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन इसमें से लेट से कि हमारा बी ऑप्शन सही था तो हमने बी लिखा और उसके आगे आंसर्स का नाम लिख दिया, ठीक है। केवल बी लिखूंगा तब भी चलेगा, बट मेरे को थोड़ा भी ऑप्शन नहीं देना टीचर्स को मिसअंडरस्टैंड निकले। लेट से बी आपने बनाया और वो डी जैसे दिखता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम आगे उसका नाम भी लिख देंगे, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर वे में आप नीचे आओगे तो ये तो हमारा हो गया कि 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब 11th क्वेश्चन से देखोगे तो 2-2 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसके SI यूनिट्स, तो आपको एक डेफिनेशन देना है एंड देन इसे लिख देना है। तो 2 नंबर का 2 नंबर के हिसाब से आप इलेबोरेशंस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली आंसर दिया, बट आप इलेबोरेट कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे यहाँ पे उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। बट आपका जो है मेन पॉइंट्स होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। लेट्स से कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 2a कंसीडर होता है, ठीक है। अब 2a तो आप लोग को पता ही है, आपने पढ़ा है कि ये कंसीडर करने के लिए बस सो डैट कि हम लोग a और a हाफ में बांट सकें। इसी तरीके से मतलब आप इसको हाईलाइट कर दिया एंड देन चार्जेस को आपने ले लिया कि हमने 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को लिया और सिमिलर चार्जेस हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो आपने फॉर्मूला लिख दिया और इसे बॉक्स में डाल दिया, तो इससे टीचर जो है ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है तो आप पॉइंट दे के आंसर लिखो। पॉइंट जब दे के आंसर लिखते हो तो वो आपको ज़्यादा वैल्यू देता है टीचर, क्योंकि वो समझ पाता है कि आपने कितने पॉइंट्स की डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपने 2 पॉइंट्स की बात हो रही थी, आपने 3 पॉइंट दे दिया। अगर नहीं आता है तो केवल 2 पॉइंट तक रहो, लेकिन 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लाप्लास करेक्शंस क्या था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, आप ये एक बार चेक कर सकते हो सकता है ये टॉपिक से आप लोग फैमिलियर भी ना हो या छूट रहा होगा, तो आप वापस से इससे देख के कर सकते हो। इसमें हमने कोशिश किया है कि आपको आंसर किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है वो सारा चीज़ें बता दे, तो उसी तरीके से ये सॉल्व आउट हुआ है। आपको डायग्राम्स पे भी ध्यान देना है कि किस तरीके से डायग्राम्स बनेंगे आपके, और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, लाइक किस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हो, कैसे कैसे फॉर्मूला लिखना है, वो सारी चीज़ें मैंशनड होना चाहिए, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप करोगे तो हो जाएगा। एंड उसके बाद से हम लोगों ने ये एक और पेपर सॉल्व करके रख दिया, वो भी आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे तो एक और पेपर सॉल्व आउट है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो है आप हमारी टीम ने यहाँ पे केवल सी लिखा है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, फोर्स इंटू टाइम यहाँ पे सामने लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में किस तरीके के डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है वो सारा यहाँ पे मेंशन है। फिर सेकंड चैप्टर्स पे फिर थर्ड, ये क्लास 12th के हिसाब से कंसिडर किया गया है, तो इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग। उसके बाद से यहाँ पे फिजिक्स का जो डेरिवेशंस है, लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस क्लास 12th से, ये भी वही है, वो भी एक चेक कर लेना, ठीक है।
इसमें वो चीज़ें हैं जो डेरिवेशंस वे में आ सकते हैं। बाकी ये एक्चुअल में टॉपिक्स वो हैं जो हमने कहा था आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, वो टॉपिक्स हैं कि इन टॉपिक्स को आप एक बार फैमिलियर हो जाना, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस क्या होता है, और उसके बाद से यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। एंड जो लास्ट है वो ये है कि हम लोगों ने क्लास 12th का जो 1 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th में से भी पूछता है, तो क्लास 11th का हम लोग ने नहीं वो कर पाए, लेकिन क्लास 12th का इसमें सारा चीज़ है। एक बार में ही सारा चीज़ें पढ़ लोगे तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर पाओगे कि हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कंडक्शन इज हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्शन का आपको पता चल गया कि हेनरी होता है। तो वो चीज़ें बार बार आपको वो करना, रिवाइज करना, या अचानक से वहाँ पे आ जाए तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है कि आपने कल क्या पढ़ा था, ठीक है। उस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें सारा चीज़ें है ऑलरेडी, सभी चीज़ें हम लोगों ने लिस्ट डाउन करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना सो डेट कि आगे कोई भी इशू ना हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइंड आउट करने में। हो सकता है आपको यूट्यूब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए, बट आप वहाँ से चेकआउट करके एंड अपना प्रिपरेशंस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।